हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी हम कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट नंबर 8 है। 7 पार्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ का सारा कवर कर लिया है। एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है और इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 48 होगा, जो कि प्लानिंग कमीशन के बारे में होगा। उससे पहले मैं आपको सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ बता देती हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम वन बाय वन एक एक चैप्टर के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 8 है। ये मेरे पास 4th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, ठीक है। सारे इसमें मैं चैप्टर्स कवर करूँगी। पुराना एडिशन का ये मतलब नहीं करूँगी। सारे जो चैप्टर्स है वो कवर। इसमें जो आज हम प्लानिंग कमीशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आप सबको पता ही होगा कि प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, ठीक है। ये कमीशन को अब डिसॉल्व कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो भी हमारी पुरानी चीज़ें भी होती हैं हम उसको एज अ हिस्ट्री ही मान के पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस आज भी कभी कभी इस पे बन सकते हैं कि जैसे ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है, ठीक है, तो हमें क्या इसको वापस लाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में अब हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा लिटिल बिट लेंथी हो सकता है चैप्टर, बट आपको इसमें सभी चीज़ें ध्यान से सुनिए कि जो मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो जो प्लानिंग कमीशन था, सबसे पहले इंट्रो में बात कर लेते हैं। ये मार्च 1950 में आया था बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तभी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1946 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी, ठीक है। तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर 1946 में एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड जो बिठाया गया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि प्लानिंग कमीशन को हमें बनाना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन जो है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स नॉट क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी जो है ये नहीं बनाएगी, इसलिए ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन इंडिया इट इज़ द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ प्लानिंग फॉर द सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्लानिंग कमीशन पहले था वो किस डेवलपमेंट की बात करता था। तो सोशल एंड इकोनॉमिक, इसमें पॉलिटिकल नहीं था, ठीक है। ये चीज़ को अपने ध्यान रखना है, सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो 1950 में ये बनाया गया था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की रिकमेंडेशन से, जिनके हेड थे उस टाइम पे केसी नियोगी, ठीक है। 1946 के अंदर जो कि था ये बोर्ड। ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी नहीं है, इसलिए स्टैट्यूटरी भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं एक एक करके। तो फंक्शंस में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी बताई गई है, सारी तो लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक ऊपर से पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना असेसमेंट बनानी होती है सभी मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ में ना इनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना ऑगमेंटिंग की, उसकी, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। दूसरी चीज़, इनको जो है वो प्लान बनाना होता है एंड कैसे ये इफ़ेक्टिव तरीके से बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ये कर सकते हैं, उसका पूरा प्लानिंग इनको करनी होती है। थर्ड, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटीज एंड टू डिफाइन द स्टेजेस विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट। अब जो भी प्लान इनको लेके चलना है उनके अंदर प्रायोरिटीज़, मतलब पहले किन चीज़ों को पहले रखना है, किन चीज़ों को बाद में, तो ये पूरा इनको डिफाइन करना पड़ता है स्टेजेस बाय स्टेजेस, ठीक है। उसके बाद टू इंडिकेट द फैक्टर्स दैट रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनको ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या जो है वो प्लानिंग होगी उसको भी अलग से लेके चलते हैं। उसके बाद इनको जो है वो डिटरमाइन करना पड़ता है नेचर ऑफ
मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इन ईच स्टेज। ठीक है, नेचर ऑफ मशीनरी क्या रहेगी जो भी ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जिस भी प्लान को, वो ईच स्टेज पे कैसी मशीनरी होनी चाहिए उसके बारे में ये बताएंगे। उसके बाद ये टू अप्रेस, टाइम टू टाइम अप्रेस करेंगे, प्रोग्रेस को चेक करेंगे कि कैसे जो है इनकी जो इन्होंने प्लानिंग की थी किसी प्लान के लिए उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस को ये चेक करेंगे मेनली। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, जो भी किसी भी चीज़ की अगर बीच में इनको लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी इनको प्रोवाइड करवाना होगा। 7th ये टू मेक द अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, इनको रिकमेंडेशन भी देनी है। ठीक है, कि कैसे जो है प्लान को और अच्छे ढंग से हम बना सकते हैं। और ऑन द मैटर रेफर टू इट टू एडवाइस बाय द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ही इनको सब जो है ये एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स हैव असाइंड द फॉलोइंग मैटर्स टू द प्लानिंग कमीशन, वो कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को ना कुछ रोल्स सौंपे थे, वो एक एक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो पहला था पब्लिक कॉपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, दूसरा स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर एरिया डेवलपमेंट नोटिफाइड टाइम टू टाइम, थर्ड था पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, फोर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, और फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट UIDAI जिसके फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारा कौन सा कार्ड जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, आईडी कार्ड कौन सा इससे रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है NRAA मीन्स ऑल मैटर रिलेटेड टू द नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 6 जो थे ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ने प्लानिंग कमीशन को कुछ एरिया सौंपे हुए थे जिन पे प्लानिंग कमीशन को काम करना था। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं आज की डेट में इतने इम्पॉर्टेंट, इतने रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फटाफट से बोल देती हूँ मैं दोबारा से। पहला पब्लिक ऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, दूसरा स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर एरिया डेवलपमेंट नोटिफाइड जो कि टाइम टू टाइम करती रहती है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लास्ट है ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर बताती हूँ इनके इसके बारे में। जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर था वो किसके अंडर था, पहले प्लानिंग कमीशन के अंडर था, लेकिन बाद में इसको किसके अंडर ला दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पहले वो प्लानिंग कमीशन के अंडर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ला दिया गया। अब बात कर लेते हैं ये UIDAI की। तो ये जो था ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जनवरी 2009 के अंदर। ठीक है, और इसको प्लानिंग कमीशन के अंडर ही जो है पहले लाया गया था। ठीक है, विद द ट्रांसफ़र ऑफ द पहला पॉइंट हमने यहाँ पे ये देखा, दूसरा ये देखा, तीसरा पॉइंट अब देख लेते हैं हम। तो तीसरा पॉइंट ये है कि विद द ट्रांसफ़र ऑफ द नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी फ्रॉम द 1 सेकेंड, हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, हाँ जी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो कि हमने 6 पॉइंट की बात की। तो ये फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर टू द प्लानिंग कमीशन, ऑल मैटर रिलेटेड टू द NRAA विद हैड फर्स्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय द प्लानिंग कमीशन। तो ये वाला जो था ना रेनफेड एरिया वाला, ये पहले किसके अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, लेकिन बाद में किसके अंडर ला दिया गया, प्लानिंग कमीशन के। तो अभी हमने ये जो चीज़ें देखी है ना, एक बार दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले 3 पॉइंट देखे हैं। जो हमारा NIA था, नेशनल इंफॉर्मेटिक
सेंटर, ये पहले प्लानिंग कमीशन के अंडर था, बाद में इसको ला दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा UIDAI 2009 जनवरी में जो बनाया गया था, उसको भी प्लानिंग कमीशन के अंडर इसको रख दिया गया, ठीक है, वही इसकी देख रेख करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, मतलब प्लानिंग कमीशन के अंडर था ये। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि NRAA जो कि नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी था, ये पहले किसके अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, जिसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया प्लानिंग कमीशन के, और फिर बाद में प्लानिंग कमीशन ही सारा इसका देख रेख करता था कि कैसे चलना है, उसके अकॉर्डिंग चलते थे। आई थिंक ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको रब करती हूँ, अभी फंक्शंस में ही चल रहा है, वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द प्लानिंग कमीशन इज़ ओनली अ स्टाफ एजेंसी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, एडवाइज ही करती है ये, एंड नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, कोई ये मतलब डिसीजंस को नहीं ले सकती, ना ही इम्प्लीमेंट कर सकती है, सिर्फ इसने रिकमेंडेशन देनी है, ठीक है। सरकार इसके रिकमेंडेशन को माने ना माने उनकी मर्जी है, लेकिन बाद में जाके उनको रीज़न भी देना पड़ता है कि क्या उन्होंने क्यों नहीं मानी इनकी बातें, ठीक है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कंपोजिशन का, वो देख लेते हैं अब हम। प्लानिंग कमीशन की कंपोजिशन में क्या है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चेकआउट करते हैं कंपोजिशन के साथ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो PM होता है, ठीक है, कंट्री का PM है, इंडिया का जो PM है वो चेयरमैन होगा इसका कमीशन का, एंड वही मीटिंग्स वगैरह बुलाएगा कमीशन की। सेकंड पॉइंट, जो कमीशन है ना, उसके पास एक डिप्टी चेयरमैन भी होगा, एक डिप्टी चेयरमैन होगा, ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, या फिर आप फुल टाइम फंक्शनल हेड भी बोल सकते हैं कमीशन का। उसके बाद यही रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन करना है ना, जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, ठीक है, उसका जो भी फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन करना है ना ड्राफ्ट का, वो यही करता था, और इसको किसके सामने रखता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, ठीक है, सेंट्रल कैबिनेट के आगे। उसके बाद ये अपॉइंट किए जाते थे बाय द सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है, और फिक्स्ड टेन्योर के लिए, ये भी बात याद रखनी है आपको, फिक्स्ड टेन्योर के लिए किए जाते थे। और इनको रैंक कौन सा मिलता था, कैबिनेट मिनिस्टर वाला रैंक था इनका, किनका, डिप्टी चेयरमैन का, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक इनको दिया जाता था। दो ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ही इज़ इन्वाइटेड टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स, ठीक है, लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होता था, ये चीज़ को आपने ध्यान रखनी है, ठीक। अभी थर्ड पॉइंट पे आ गया हम। तो इस कमीशन में ना कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स, हम सेंट्रल मिनिस्टर्स भी जो है ना, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता था, वो जो था ना वो पार्ट टाइम होते थे, पार्ट टाइम मेंबर्स होते थे, ठीक है। इन केस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्लानिंग मिनिस्टर आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस कमीशन। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड प्लानिंग मिनिस्टर थे वो एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्चू ऑफ द वो मेंबर्स होते थे इसकी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में कि ये जो कमीशन है उसके बाद 4 to 7 फुल टाइम एक्सपर्ट, मतलब 4 to 7 जो मेंबर्स थे ना वो फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर होते थे, और इनको जो रैंक मिलता था ना वो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाला मिलता था, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि जो कमीशन है ना उसके पास एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता था। फिफ्थ पॉइंट, इसके पास मेंबर सेक्रेटरी भी होता था जो कि सीनियर IAS ऑफिसर होते थे, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द कमीशन इन एनी वे। ये भी पूछा जा सकता है क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती थी, तो नहीं, ये सेंट्रल ही रहती थी। बट द प्लानिंग कमीशन इज होली इसलिए बोला जाता है कि द प्लानिंग कमीशन होली ए सेंटर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। एक एक करके दोबारा से देख लेते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो चेयरमैन होता था, मतलब अब नहीं है ना इसलिए था बोल रहे हैं, ठीक है, वॉज में आ गया सारा कुछ। तो डिप्टी चेयरमैन भी होता था इनका जो कि फुल टाइम जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड रहता था, और 5 ईयर जो प्लानिंग वगैरह ये ड्राफ्ट
किया जाता था वो सेंटर कैबिनेट के आगे ये रखता था, ठीक है। उसके बाद फिक्स टेन्योर होता था इसका, ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करता था, सेंटर कैबिनेट ही अपॉइंट करता था। और रैंक कौन सा मिलता था इसको, कैबिनेट मिनिस्टर वाला मिलता था। राइट टू वोट नहीं होता था बस इसके पास, और जा सकता था, अटेंड कर सकता था मीटिंग्स को कैबिनेट के अंदर। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि सेंट्रल मिनिस्टर्स जो कुछ सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो पार्ट टाइम भी लगे हुए थे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर जो थे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स थे ऑफ द कमीशन। उसके बाद 4 to 7 जो है ना फुल टाइम मेंबर्स इस कमीशन में होते ही होते थे, जिनको मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का रैंक दिया होता था। उसके बाद एक इनके पास मेंबर सेक्रेटरी भी होता था जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर होता था। और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता था, इसीलिए इसको सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी भी बोला जाता है। ओके, अभी हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाते हैं। सॉरी, उसके बाद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस पे हम इसमें 3 जो है देखेंगे। पहला आपके पास आ जाएगा टेक्निकल डिविजन्स, नेक्स्ट वन इज हाउसकीपिंग ब्रांचेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्रोग्राम एडवाइजर्स, ठीक है। तो ये देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें हम पहले बात करेंगे टेक्निकल डिविजन्स की। तो जी ये इसके पास ना मतलब कि प्लानिंग कमीशन के पास एक काफ़ी मेजर फंक्शनल यूनिट था जिसको टेक्निकल डिवीजन बोला जाता है। और यही जो थे मेन प्लान वगैरह बनाते थे, ठीक है। प्लान को कैसे फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, प्लान को कैसे मॉनिटर करना है, फॉर्मुलेट करना है, मॉनिटर करना है, और इसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है प्लान की। तो ये सारा काम यही देखते थे। एंड फॉल अंडर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला जनरल डिवीज़न होती थी इसमें, और दूसरी सब्जेक्ट डिवीज़न होती थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली जनरल डिवीज़न, दूसरी सब्जेक्ट डिवीज़न इसमें होती थी। अब बात कर लेते हैं हाउसकीपिंग ब्रांचेस की। तो ये हमारे पास सेकंड वाला आ गया। तो इसमें ना मतलब सब पार्ट्स दिए हुए हैं, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्का सा आपको अंदाज़ा सा होना चाहिए। तो वो 5 देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सब पार्ट्स है। पहला जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, दूसरा एस्टेब्लिश्ड ब्रांच, तीसरा विजिलेंस ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, और पर्सनल ट्रेनिंग ब्रांच, ठीक है। तो ये आपकी हाउस कीपिंग बोर्ड में होती थी, ब्रांचेस में होती थी। उसके बाद अभी हम थर्ड पे आ गए हैं प्रोग्राम एडवाइज़र्स में। तो इसमें पोस्ट ऑफ द प्रोग्राम एडवाइज़र जो कि 1952 के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, क्रिएट की गई, जो कि एक लिंक बनाने का काम करती थी आपका प्लानिंग कमीशन में और सभी स्टेट में। तो ये लिंक ब्रिज था एक तरह से बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और बिटवीन द प्लानिंग कमीशन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन एक सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी थी, इसलिए स्टेट के साथ कैसे मिलकर काम करना है उसके बीच में लिंक बनाने का ये काम करती थी। और इनके जो फंक्शंस होते थे वो देख लेते हैं। टू मेक द असेसमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द स्टेट, स्टेट के अंदर कैसे जो है प्लानिंग वगैरह करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने जो गैप्स आ जाते हैं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर, तो उनको कैसे मिनिमाइज़ करना है एंड कैसे प्रोग्रेस करनी है। सेंटर जो एड देता है, ठीक है, जो स्कीम्स सेंटर चलाता है उसमें कैसे एड दे सकते हैं स्टेट्स को और कैसे उनको और अच्छा बना सकते हैं। थर्ड, टू एडवाइज द प्लानिंग कमीशन ऑन द प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट फॉर द देयर 5-year प्लान एंड द एनुअल प्लान। एनुअल प्लान और 5-year प्लान को कैसे लेके चलना है स्टेट्स के लिए, ठीक है, वो भी सारा कुछ ये देखते थे। तो आई थिंक ये आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इनकी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 याद रखनी है और इनके थोड़े थोड़े क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखने हैं। तो पहले देखा टेक्निकल डिवीजन, दूसरा हाउस कीपिंग ब्रांचेस, तीसरा प्रोग्राम एडवाइजर्स, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। पर्सनल्स पे चलते हैं अब हम तो ये भी छोटा सा ही है, जल्दी से देख लीजिए। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग कमीशन के पास हायरार्की थी जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव,
ठीक है, एंड टेक्निकल स्टाफ था। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे हम पर्सनल लिख देते हैं। ठीक है, इसके पास ड्यूल हायरार्की थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, मतलब जो कि हेड किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और फिर इसको कौन मतलब कि असिस्ट करते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, एंड प्लस अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस क्लैरिकल स्टाफ होता है वो। ठीक है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता है। उसके बाद और जो इनके फंक्शंस होते हैं वो कहाँ से ड्रॉन किए जाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज और अदर जो नॉन टेक्निकल सेंटर सर्विसेज होती है वहाँ से। अभी हम टेक्निकल हायरार्की की बात कर लेते हैं, जो कि हेड किया जाता है बाय द एडवाइज़र। ठीक है, उसके बाद इसको कौन असिस्ट करता है, चीफ डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर एंड अदर टेक्निकल स्टाफ। और इनकी जो फंक्शनरीज है वो कहाँ से ड्रॉन की जाती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज और कुछ सेंट्रल टेक्निकल सर्विसेज। और जो एडवाइज़र है वो हेड होता है टेक्निकल डिवीजन का, इंजॉय करता है रैंक ऑफ आइदर द एडिशनल सेक्रेटरी और द जॉइंट सेक्रेटरी। तो इसका जो हेड है वो एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक जो है वो इंजॉय करता है। आई थिंक इसके दोनों डिविजन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल डिवीजन आपको समझ में आ गई कि मेन यही है कि यहाँ पे सेक्रेटरी होता है, यहाँ पे एडवाइज़र होता है और उनके नीचे की हायरार्की हमने देख ली है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोग्राम एवेल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो था ये एस्टेब्लिश किया गया था 1952 के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इसके जो फंक्शंस थे वह अंडर द जनरल गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। उसके बाद ये जो था मतलब PEO, ठीक है, प्रोग्राम एवेल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हेड की जाती थी बाय डायरेक्टर या फिर चीफ, जो कि असिस्ट किए जाते थे। अभी हमने देखा था ना, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर अदर जो उनका स्टाफ होता था उनके द्वारा। अब ये जो थे ना PEO, ये 7 इनके रीजनल, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मतलब इनके रीजनल ऑफिसेस सारे नहीं याद रखने की ज़रूरत है, बस ये पता होना चाहिए 7 जगहों पे थे। तो वो कहाँ कहाँ पे थे, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता। ठीक है, ईच रीजनल इवेल्यूएशन ऑफिस ऑफ PEO ये किसके द्वारा, मतलब ये जो अलग अलग जगहों पे थे ना, इनको हेड कौन करता था, डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर इनको हेड करता था और ये अंडरटेक करते थे एज एन असेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसे प्लानिंग करनी है, वही सारी चीज़ें जो 5 ईयर प्लान लेके आना है उसको कैसे टाइम टू टाइम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फीडबैक क्या होगा। ठीक है, फीडबैक देते थे ये। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी ये हेल्प प्रोवाइड करते थे। इट ऑल्सो प्रोवाइड द टेक्निकल एडवाइस टू द स्टेट एवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारा आपके पास PEO में आ गया, जो कि कब बनाया गया था, 1952 में, इंडिपेंडेंट यूनिट था। ठीक है, और हेड किसके द्वारा किया जाता था, आपका डायरेक्टर और चीफ के द्वारा। असिस्ट किए जाते थे इनके जो हायरार्की होती थी उनके द्वारा। 7 रीजनल जगहों पे ये थे। ठीक है, और उनको हेड करता था डिप्टी डायरेक्टर, काम इनका बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं प्लानिंग कमीशन के, जो है क्रिटिकल इवेल्यूएशन। सबसे पहले बात आपको ये याद रखनी है कि जो प्लानिंग कमीशन था उसका मेन रोल जो था वो एडवाइजरी रोल था। ठीक है, और बहुत पहले जो थी ये एक पावरफुल तरीके से सामने उभर के आई एंड इसके डायरेक्टिव अथॉरिटी भी थी। ठीक है, जहाँ इसकी रिकमेंडेशन जो थी उसको कंसीडर किया जाता था बाय द यूनियन एंड स्टेट दोनों की तरह, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिक्स भी हुए हैं, क्योंकि जैसे इसको सुपर कैबिनेट बोला जाने लगा, उसके बाद इकोनॉमिक कैबिनेट बोला जाने लगा, पैरेलल कैबिनेट बोला जाने लगा और फिफ्थ व्हील
ऑफ द कोच भी इसको बोला जाता था। तो अगर ये सारे पॉइंट को मिला के पूछ लिया जाए ये किसके बारे में बात हो रही है, सुपर कैबिनेट, इकोनॉमी कैबिनेट, पैरेलल कैबिनेट, फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच, किसको बोला जाता था, तो आपको सीधा सीधा प्लानिंग कमीशन का नाम लेना है और ये क्रिटिक की तरह से लिया जाता था। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि किसने किसके मतलब प्लानिंग कमीशन के बारे में क्यों बोला कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो पहला जो आता है, यहाँ पे ना हम दो तो कमेटीज़ की बात करेंगे, एक कमीशन की और कमेटी की, बाकी जो है वो मतलब इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने बोला था। तो पहला ARC, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है, ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है एस्टीमेट्स कमेटी। एक दो तो इन्होंने क्रिटिक किया और बाकी सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8, आई थिंक 7 तक ही आएगा। हाँ जी, तो एक थे DR गडगिल, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट अशोक चंदा, उसके बाद के संथानन, उसके बाद PV राजा मन्नर, उसके बाद PP अग्रवाल। अब एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बोला था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल ने बोला था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स वेदर द सेंटर और द स्टेट, जब वो इफेक्ट में आती है, द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिंग कमीशन है has in some measures earned the reputation of being a parallel cabinet or sometime called the super cabinet। तो ये यही बोल रहा है कि जो पावर होती है ना मेन, तो वो उन्हीं मिनिस्टर्स के पास होती है, सेंटर और स्टेट के। ठीक है, और उन्हीं की बातें जो है वो एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि ये तो एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है। तो इसको पैरेलल कैबिनेट या फिर सुपर कैबिनेट ही माना जाता है। इसकी रेपुटेशन इतनी है, इसने सिर्फ इतनी रेपुटेशन अर्न की है कि इसको पैरेलल कैबिनेट एंड सुपर कैबिनेट बोला जाने लगा। ये ARC रिपोर्ट कहती थी, कमीशन कहता था। उसके एस्टीमेट कमेटी क्या कहती थी, कमेटी ऑन दैट the time has come when the review of the entire position regarding the formal association of cabinet minister of the central government with the planning commission should be made। तो इसने बोला कि टाइम आ गया है कि जब हम रिव्यू करेंगे कि किसकी पोजीशन क्या है, मतलब कैबिनेट के मिनिस्टर्स की पोजीशन क्या है और जो प्लानिंग कमीशन में है उसकी पोजीशन क्या है, इसको हमें रिव्यू करने का टाइम आ गया। तो कहने एक तरह से क्रिटिक की वे से वो बोला गया। अब DR गडगिल ने क्या बोला, जो कि डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है इसको। उन्होंने बोला है द रूट ऑफ द फेलियर लाइज इन द प्रोसेस बाय विच द प्लानिंग कमीशन इसेंशियली ओनली है एडवाइजरी बॉडी। तो इन्होंने मेनली तो यही बोला कि ये एडवाइजरी बॉडी है और इसका कुछ काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो कि कोई और भी बॉडी कर सकती है एडवाइस देने का काम। तो इसलिए इन्होंने भी इसको एज अ क्रिटिक ही बोला। इन्होंने भी फेल एज अ टास्क ही बोला, किसको, प्लानिंग कमीशन को। उसके अशोक चंदा जो कि एक एमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन किया है कि it has gradually led to its growth as an economic cabinet, not merely for the union but also for the state. He continued, the commission has seized upon its position and extended the scope of the activities to embrace the function and responsibilities which must both traditionally and otherwise belong to the constituted गवर्नमेंट। बाद में उन्होंने ये भी बोला कि पोजीशन ऑफ प्री एमिनेंस अकॉर्डेड टू द प्लानिंग कमीशन इज इनकंसिस्टेंट विद द कंसेप्शन ऑफ द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस वही बात कि कैबिनेट जो मिनिस्ट्रीज है एंड प्लानिंग कमीशन के बीच में ही उनको दोनों ने कंपेयर करने की कोशिश की है। उसके बाद के संथानन ने बोला है कि जो प्लानिंग है हैज़ सुपरसीडेड द फेडरेशन एंड आवर कंट्री इज फंक्शनिंग लाइक अ यूनिटरी सिस्टम इन मैनी रिस्पेक्ट। तो इन्होंने बोला है कि यूनिटरी सिस्टम इसकी वजह से जो है वो आ गया है कंट्री में। ठीक है, इसीलिए PV
राजा मनन ने क्या बोला है, उन्होंने हाईलाइट, जो कि चेयरमैन रहे हैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन के, इन्होंने हाईलाइट किया है फंक्शंस जो कि ओवरलैप हुए हैं। ओवरलैप फंक्शन किस किस के की बात किया, प्लानिंग कमीशन के और फाइनेंस कमीशन के इन द फेडरल फिस्कस ट्रांसफर। तो इन्होंने ओवरलैपिंग फंक्शंस की बात की है बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन। उसके बाद पीपी अग्रवाल, इन्होंने ये बोला कि दो की जो प्लानिंग कमीशन है वो एक एडवाइजरी ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और ये एक्सरसाइज करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज इवन इन द मैटर अदर देन द डेवलपमेंट। तो इन्होंने बोला कि ये हालांकि पब्लिक पॉलिसीज़ की लेके चलता है, लेकिन और भी कई जगह पे इसका जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ये एक तरह से एडवाइजरी बॉडी ही है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड हुई है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर इसने अपना कब्जा कर लिया है। तो ऐसा पीपी अग्रवाल जी ने बोला, ठीक है। तो यही सारा जो चैप्टर था वो अबाउट प्लानिंग कमीशन था। तो इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूड, लेकिन हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, क्योंकि वी डोंट नो वेदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं, लेकिन हमें पूरी तरह से हर चीज़ हर टॉपिक के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग जो है कंट्रोल बनाना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आगे आ जाए तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो स्टे ट्यून्ड वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।